ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल 8.15 किया था, ठीक है। यस। और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो भी अलग आया था। आई होप आप लोगों ने उसको प्रॉपरली नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। यस, मैंने आपको बोला था यहाँ पे मिस्टेक है। 10⁻11 अपॉन 10, सो 10⁻12 आएगा। ओके, 1.6 इंटू 10⁻12 फैरेड। जो भी वो आंसर आया था वो आप लोगों ने ओके प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना है, यहाँ पे वो करेक्शन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, so today we are going to start with example 8.16. From the figure given below, find the value of the capacitance C if the equivalent capacitance between A and B is 1 microfarad. All other capacitors are also in microfarad. Okay. तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ओके, हम लोग क्या करेंगे ना, विल ड्रॉ इट हियर। ओके, तो ये आपका पॉइंट ए है। पॉइंट ए के बाद एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है। फिर उसके बाद एक कैपेसिटर दिया हुआ है C3। ओके, तो ये आपका C3 दिया हुआ है और उसका वैल्यू शायद 1 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। ओके, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद C3 के बाद C4 एंड C5। तो ये कुछ इस तरह से है आपका। यहाँ पे C5 है। ओके, एंड C5 का वैल्यू जो है मेरे ख्याल से इट इज़ 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और उसको ही इस तरह से एक और कैपेसिटर दिया हुआ है लाइक दिस। ओके, दिस इज योर C4। और C4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। एक मिनट, C4 का भी वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरेड। ओके, C4 इज ऑल्सो इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। ओके, ठीक है। उसके बाद ये जो डायग्राम है वो कैसा है, फिर C1 एंड C2 सीरीज में लगाए हुए हैं। ओके, लाइक दिस, C1 एंड C2, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन दे दिया है और इसको उन्होंने पॉइंट बी बोला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे दो मेन पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ पे आपका C1 एंड C2 है, 8 एंड 4। दिस इज C1, दिस इज C2। ओके, C1 का वैल्यू है 8 माइक्रोफैरेड एंड C2 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड। एक बार वापस देख लेते हैं। ओके, C1 C2 8 4 है, C4 एंड C5 दोनों 4 हैं, C3 1 है। ओके, ठीक है। और आपको ऐसा बोला हुआ है कि if the equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad, okay, यानी आपको CAB का वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। आपको यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ओके, दिस वन, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो डायग्राम है, ओके, इसको मैं एकदम सिंपल वे में रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ना आपको आएगा समझ में। ओके, तो पॉइंट ए को मैं ऐसे ही रखता हूँ। ओके, उसके बाद C है एज इट इज। ओके, उसके बाद आपका ये वाला पॉइंट है। ओके, यहाँ से आपका C3 है। ओके, तो दिस इज C3। अब मैं उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा, वैल्यू हमको पता है, पहले डायग्राम में बनाया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद ये पॉइंट है। ओके, लेट अस से ये पॉइंट को मैं x बोल देता हूँ, ठीक है। यस, तो पॉइंट x से अगर आप देखोगे तो आपको C5 मिलेगा। तो ये जो टर्न है ना, इसको मैं सीधा ही दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि एक वायर है, ओके, जिसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, टर्न दिया हुआ है, ओके, या बेंड किया हुआ है। तो बेंड वायर का मतलब क्या है, इट इज एज गुड एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, जब तक सेम करंट फ्लो होगा उसमें से, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी सेम व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू द बेंड। वो करंट कहाँ पे डिवाइड नहीं होने वाला है। सपोज अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है तो इधर भी करंट आई फ्लो होगा। इसको, ये जो बेंड है ना, ओके, वो बेंड को हम लोग स्ट्रेट कंसिडर कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। ओके, तो
इसको मैंने स्ट्रेट कंसिडर कर लिया, ओके यस। और यहाँ पे मैंने C5 दिखा दी, ओके। और C5 के बाद ये जो पॉइंट है इसको मैंने Y बोल दिया, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट Y। अब X एंड Y के बीच में C5 है, ओके, बट X एंड Y के बीच में एक और कैपेसिटर है विच इज योर C4, ओके। तो ये सर्किट जो है इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। वापस ध्यान से देखो, पहला पार्ट मैंने X तक सेम बनाया हुआ, लेकिन X से लेके Y तक जो हमारा कंडक्टर था उसको मैंने स्ट्रेट बना दिया और बीच में हमारा कैपेसिटर C5 है। एंड X एंड Y के बीच में C5 तो है लेकिन C4 भी है, तो वो हम लोगों ने इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब Y से आगे हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आगे जाके यहाँ पे एक पॉइंट है और उसके बाद एक पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूँ B। Y के आगे ये जो पॉइंट है, ओके, लेट अस से इसको मैंने M बोल दिया, तो ये हो गया आपका पॉइंट M, ठीक है। और उसके आगे मैंने B इस तरह से लिखा दिया। अब जो पॉइंट M है, ओके, लेट अस से ये पॉइंट N है हमारा, तो A के बाद ये जो पॉइंट है इसको मैंने N बोल दी। N के बीच, N और M के बीच में ये जो पूरा सर्किट था, ओके, ये जो सब कैपेसिटर्स थे N और M के बीच में, वो इस तरह से आ गए। अब N और M के बीच में ये भी दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2, उनको मैं इस तरह से दिखा दूंगा लाइक दिस, C1 एंड C2, ओके। और इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी सर्किट है ना एकदम सिंप्लीफाई कर दी। यानी अभी आपको यहाँ पे एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कौन से कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में, ओके। ये आपको आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये समझा है। नहीं समझा होगा तो मुझे मैसेज करना है, ठीक है। आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, कि कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो C5 एंड C4 ये पैरेलल में, ओके। तो मैं बोलूँगा कि वापस मैं एक नया सर्किट बना लेता हूँ यहाँ पे, ओके यस। पॉइंट A, फिर ये हमारा कैपेसिटर C है, ठीक है, फिर ये पॉइंट N है, ओके। अब यहाँ पे C3 है, ठीक है, और इधर आपका पॉइंट X है, ठीक है, ये आपका पॉइंट N था। X एंड Y के बीच में C5 एंड C4 है, ओके यस। तो वहां पे पहला पैरेलल कनेक्शन मिल रहा है मेरे को, ओके। तो जब पैरेलल कनेक्शन होता है ना, ओके, तो वो पैरेलल कनेक्शन का जो कैपेसिटर है उसको मैं CP1 बोल देता हूँ, यानी फर्स्ट पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब CP1 का वैल्यू क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। यानी ये C5 एंड C4 पैरेलल में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ओके, इसका जो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, ओके, तो पैरेलल के लिए, ओके, हम लोग यहाँ पे, ओके, मैंने 1/CP लिखा था लेकिन वो सीरीज के लिए रहेगा, ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस में उल्टा लॉजिक है। तो जब दो कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में लगाए तो डायरेक्टली वो एड अप हो जाते हैं, ओके। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे, ओके, यू कैन से CP1 इज इक्वल टू वॉट, C4 प्लस C5, ये क्लियर है। अब CP1 इज इक्वल टू C4 प्लस C5, दिस इज गोइंग टू बी वॉट, C4 का वैल्यू क्या है, C4 का वैल्यू 4 है एंड C5 का वैल्यू भी क्या है, 4 है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस, C4 एंड C5 बोथ आर 4। ये हो गया 4 प्लस 4, यानी कितना हो गया आपका 8 माइक्रो फैराड। दिस इज योर CP1, ओके। लेट अस से ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और CP1 ये हम लोगों ने इस तरह से बना दिया है, ठीक है। अब CP1 के बाद पॉइंट N से ये जो C1 एंड C2 है वो सीरीज में है, तो इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको मैं CS बोल देता हूँ लाइक दिस, ओके। और वो कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आपका जो CP1 है X एंड Y के बीच में, Y के बाद आपका पॉइंट M है एंड M के बाद आपका पॉइंट B है, ओके। तो C1 एंड C2 जो है वो आपके पॉइंट N एंड M के बीच में है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं CS1 बोल देता हूँ, यानी पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। और वो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका N और M के बीच में, ठीक है। तो आपका CS1 क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। CS1 जो रहेगा, अब CS1 लिखते वक्त क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कैपेसिटर्स में जो लॉजिक है वो उल्टा है। यहाँ पे हम लोग जो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है
वो टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/CS1 विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS1 वैसे ही रहने देते हैं, ओके। 1/C1, C1 एंड C2 का वैल्यू क्या है? 8 and 4, यानी 1/8 plus 1/4, that is going to be 1/8 plus 2/8. This is going to be what? 3/8. So 1/CS1 is equal to 3/8. Therefore, can we write CS1 is equal to what? 8/3 microfarad. Okay. CP1 का वैल्यू 8 माइक्रोफैराड था, ओके। और हमारा जो CS1 है, ओके, वो CS1 का वैल्यू क्या आ गया? इट केम टू बी, ओके, 8/3 माइक्रोफैराड। यहाँ तक क्लियर? ओके। तो CS1 का वैल्यू 8/3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। CP1 का जो वैल्यू है दैट केम टू बी 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो C3 एंड CP1, ओके, वो सीरीज में। तो अभी इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ओके। ये आपका फर्स्ट स्टेप था सर्किट का, ये सेकंड सिंप्लीफिकेशन था। अब मैं थर्ड सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ, ओके। होप सो यहाँ पे जगह रहनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका कैपेसिटर सी है, ये पॉइंट एन है, ठीक है। अब C3 और CP1 ये दोनों क्या है? सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो पहले यहाँ पे मैं पॉइंट एन लिख देता हूँ, दिस इज योर पॉइंट ए, ओके। C3 एंड CP1, अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है N और M के बीच में, यानी N और M के बीच में भले वो पॉइंट्स है, लेकिन इट इज एज गुड एज व्हाट? अ स्ट्रेट कंडक्टर, जिसके बीच में क्या है? CP1 एंड C3। तो ये दो सीरीज में आ गए। तो C3 एंड CP1 को कंबाइन करके मैं ऐसा लिख देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी, तो थोड़ा अच्छे से कर देते हैं हम लोग। This will become your CS2, यानी second series combination, okay, and this is between what? तो point N and point Y को आप अभी निगलेक्ट कर सकते हो, ओके, क्योंकि point Y का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इट इज सिंपली अ पॉइंट। सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट M दिखाना है, ओके। एंड N और M के बीच में, ओके, यहाँ पे CS1 है, ओके, और फिर पॉइंट M से आपका पॉइंट B है। अब हमें क्या करना है ना, सबसे पहले CS2 का वैल्यू निकालना है। तो CS2 का वैल्यू है ना, मैं ये साइड पे निकाल लेता हूँ। मैं अभी ना अलग कलर का इंक यूज करता हूँ, यानी कैसा है, आप लोगों को कैलकुलेशंस अलग से एकदम दिख जाएंगे। तो अभी हम लोग किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं? CS2 का, ओके। CS2 किसकी वजह से मिला है? तो C3 एंड CP1 दोनों को हम लोगों ने क्या किया हुआ है? ओके, सीरीज में लगाया हुआ है, ओके। सो विल से 1/CS2 इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/CP1, ओके। 1/C3, C3 का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोफैराड, 1/1 प्लस CP1 का वैल्यू जो है इट इज 8 माइक्रोफैराड प्लस 1/8। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट कैन आई से, ओके, 1/1 प्लस 1/8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8/8 प्लस 1/8। इसका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज 9/8। लेकिन ये 1/CS2 है, तो CS2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी व्हाट? 8/9 माइक्रोफैराड। अब ये मेरे पास स्पेस मैनेज करने के लिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप लोगों ने इसको क्या करना है प्रॉपरली सॉरी, आप लोगों ने इसको प्रॉपरली सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो हमारा CS2 का वैल्यू कितना आ रहा है? इट इज 8/9 माइक्रोफैराड, ठीक है। और जो CS1 का वैल्यू था वो कितना है? 8/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों पैरेलल में, तो मुझे सेकंड पैरेलल कनेक्शन मिलेगा, ओके। तो ये अभी आपका सर्किट फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा, पॉइंट ए, उसके बाद आपका कैपेसिटर C है, ओके, उसके बाद पॉइंट N है, N और M के बीच में CS2 एंड CS1 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं बोल दूंगा CP2। क्यों? तो CP1 हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, ओके। आई होप ये क्लियर है। ये देखो, ये हमारा CP1 था, ये हो गया आपका अभी पॉइंट M, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आपका पॉइंट। लेकिन अभी सबसे पहले क्या करेंगे ना, हमको CP2 निकालना है। तो CP2 कैसे रहेगा? एकदम सिंपल है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन जो रहता है रेजिस्टेंस का, उसका फॉर्मूला और कैपेसिटेंस के पैरेलल का फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है।
यानी व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो डायरेक्टली उनका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है। तो मैं बोलूंगा इट विल बी CS1 प्लस CS2, यानी 8/3, डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूं मैं, ओके, प्लस 8/9। कैन आई से 8/3 इज नथिंग बट 24/9, तो ये हो जाएगा 24/9 प्लस 8/9, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, इज गोइंग टू बी व्हाट, 32/9 माइक्रोफैराड। ओके, तो अभी आपको CP2 का वैल्यू मिल गया है। CP2 का वैल्यू कितना मिला है, 32/9 माइक्रोफैराड। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर है। ओके, अब पॉइंट A एंड B के बीच में, ओके, दो ही कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C है। ओके, आप पॉइंट N और M अभी निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि पूरा अभी स्ट्रेट है, सिंपली पॉइंट A एंड B भी कंसीडर किया तो भी चलेगा। ओके, तो ऐसे केस में पॉइंट N एंड M के बीच में जो CP2 है, ओके, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और सिंपली मैं पॉइंट A एंड पॉइंट B बताऊंगा। यहाँ पे C है और यहाँ पे आपका 32/9। अब ये दोनों वापस क्या आ गए, सीरीज में आ गए। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि CAB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ CAB इज नथिंग बट इक्वल टू CS3, जो थर्ड सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइक्रोफैराड। तो CS3 का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है। कैन आई से 1/CS3 भी क्या रहेगा, इट विल बी 1/1, बट दिस 1/1 विल बी इक्वल टू, कैन आई से CAB जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है CS3, एंड CS3 के लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1/CS1 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखा है, उसी तरह से 1/CS3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1। ओके, यस, ये 1/1 क्यों लिखा है, तो CS3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, CAB इट इज 1, तो 1/CS3 इज इक्वल टू 1/1 इज नथिंग बट इक्वल टू 1/C प्लस 1/this 1/32/9 जो है। ओके, इसको अगले स्टेप में हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अभी जगह बहुत कम है बाकी। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/C प्लस 9/32, एंड CS3 का जो वैल्यू है, ओके, CS3 इज 1 माइक्रोफैराड। तो ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ऐसा एक ब्लॉक बना देता हूँ मैं, आप लोगों को ध्यान में रहेगा, ये कैलकुलेशन इधर किया। तो CS3 का वैल्यू 1 है, तो अपने को LHS में मिलेगा 1/1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 9/32। इसको आपने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा 1/C विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ओके, ये जो 1/1 को 1 लिखा है, 9/32 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो दिस गोइंग टू बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 32 माइनस 9/32, 32 माइनस 9 यानी कितना हो जाता है, इट इज गोइंग टू बी 23/32, दैट इज इक्वल टू 1/C। देयरफॉर C का वैल्यू क्या आएगा, 32/23 माइक्रोफैराड। ये आपका C का वैल्यू है। ठीक है, इसको चाहिए तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इस तरह से, C इज इक्वल टू 32/23 माइक्रोफैराड। आई होप आपको ये समझा है। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला हुआ है, 1.39 माइक्रोफैराड। ओके, यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ओके, यस, तो एनीवे 1.39 माइक्रोफैराड, अगर आप बेसिकली 32 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम वैल्यू आएगा। ओके, इसको ट्राई करके देखो आप लोग। ठीक है, यस, चाहिए तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, एकदम सिंपल है। 23 1 ज़ा 23, रिमाइंडर कितना रहेगा आपका। ओके, तो इट विल बी 32 में से 23 गया 9। ओके, पॉइंट लिया 90 हो गया। 23 वॉट सा, 23 4 सा, ओके, 23 4 सा 92 होता है, जो 90 से बड़ा है। ओके, तो हम लोग 4 ज़ा नहीं लेंगे, 3 ज़ा लेंगे। ओके, यस, तो वो 23 3 ज़ा 69 हो जाता है, 90 में से 69 गया। ओके, सो आपका 21 रहता है, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, 21 का 210 हो जाएगा, and 23 watts are, so 23 9s are, which is going to be what, I think it is going to be 207. okay, yes, हाँ, 23 10s are 230, उसमें से 207. okay,
तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 3 रहेगा। ओके, अगेन 23 वन सा, तो आप इसको 1.391 माइक्रोफेराड, ओके, या फिर सिंपली 1.39 माइक्रोफेराड भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। तो टेक्स्ट बुक के कैलकुलेशन में उन्होंने ये इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ है, ओके, डायग्राम वाइज, सिंपली उन्होंने स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। ओके, आप टेक्स्ट बुक के भी मेथड से जा सकते हो, और जो मैंने आपको यहाँ पे ओके ये सिंप्लीफाई करके सर्किट्स बताए हुए हैं। ये ओरिजिनल सर्किट था, ये उसके बाद फर्स्ट सर्किट मिला हमें, उसके बाद ये सेकंड सर्किट मिला, ये थर्ड सर्किट मिला। ओके, आप इसको क्या है ना बस प्रॉपरली अरेंज करके लिखो। ओके, यस, आई होप ये सम क्लियर है। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ओके, यस, अब ये जो डेरिवेशन है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ओके, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यस, तो ये जो बेसिक जो पार्ट है, ओके, यस, वो क्या दिया हुआ है, वी हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड. Let us now see how the capacitance of a parallel plate capacitor is modified when a dielectric is introduced between its plate. A parallel plate capacitor का फॉर्मूला है, ओके, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये मैंने आपको पहले बोला था, ये फॉर्मूला हमको एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो जो पहला वाला केस है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। अब इसके बीच में दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो क्या रहेगा, एक तो वैक्यूम रहेगा या फिर एयर रहेगा। ठीक है, तो वो डेरिवेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली ये पूरा थ्योरी पार्ट है, ये फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए held parallel to each other at a suitable distance d apart. Okay, the plates are separated by an insulating medium like paper, air, mica, glass, etc. Okay, one of the plates is insulated and other is earth as shown in the figure. आप ये अगर डायग्राम को अच्छे से अगर आप देख पा रहे हो, ओके, तो इसमें दो प्लेट्स हैं, ओके, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ओके, प्लेट 1 जो है उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे, इनर साइड पे रहेगी। समझ में आ रहा है आपको, ये आपकी प्लेट 1 है, ये प्लेट 2, ठीक है, और इसका कंसेप्ट हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है। और वो जो प्लेट 2 है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये आपकी प्लेट 2 है, इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और आउटर साइड पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली जो आउटर साइड है इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, अर्थ, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको अर्थिंग प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स ओके कंडक्ट होके वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या, अब आपका बेसिक अरेंजमेंट कैसा है, प्लेट P1, प्लेट P2 विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और इनके बीच में एक तो एयर है, ओके, या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। फिलहाल अभी हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, यस, तो आप देख सकते हो कि ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो लेफ्ट साइड की प्लेट है वो आपकी प्लेट P1 है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट साइड पे जो प्लेट है, ओके, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या है, तो ये इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अब जहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, ओके, उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, यूज करने वाले। तो जो E का वैल्यू है दैट इज गिवन बाय व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और अगर आपको ये रिकॉल नहीं हो रहा है तो एकदम स्टार्टिंग के जो डेरिवेशंस है जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला हुआ है, ओके, आउटसाइड अ चार्ज्ड स्फीयर, या फिर ओके एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू द ओके इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, ओके, ऑन विच चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये ऐसे कुछ 2 या 3 या 4 डेरिवेशंस किए हुए, उसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, यस, एनीवे हम लोग ये पार्ट रीड करते हैं। When a charge plus q is given to the insulated plate, then the charge minus q is induced on inner face of the earth plate, okay, and plus q is induced on its farther face, यानी बाहर की तरफ, okay, but as this face is earth, okay, the plus q being free flows to the earth। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस क्यू को क्या करेंगे, एक तरह से न्यूट्रल कर लेंगे। ओके, यस, ये आपको आ रहा है समझ में? अब हम लोग क्या बोलेंगे, इन द आउटर रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द 2 चार्ज प्लेट्स, ओके, हम लोग बोलेंगे बाहर के तरफ
जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, जीरो। उसका रीजन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है बाय द प्लेट P1 एंड बाय द प्लेट P2, ओके, ये कर्सर की तरफ देखना है, ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बाहर की तरफ जो रहने वाले हैं, ओके, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, कैसे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम में। ये पार्ट को हम लोग क्लियर कर देते हैं, ओके। ये आपका प्लेट P1 है और ये आपका प्लेट P2 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले, प्लीज पे अटेंशन। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इसको मैं प्लस क्यू बोल देता हूँ। यहाँ पे आपका इक्वल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है प्लेट P2 पे, और इस साइड पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हुआ था। लेकिन ये इक्वल पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ था, आप ऐसे बोल सकते हैं, अर्थिंग की वजह से वो अर्थ में फ्लो हो गया, ओके, या फिर अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। उसके पीछे कारण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ। ये लॉजिक भी अगर आपने ध्यान में रखा ना, आपको डायरेक्टली ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सिंस ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये काफी क्लोज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स काफी क्लोज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, खुद को ओरिएंट करेंगे, वो पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं वो बाहर की तरफ, ओके, फॉर्म ही नहीं होंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? और दोनों प्लेट की तरफ, यानी P1 के बाहर भी फॉर्म नहीं होंगे और P2 के बाहर भी फॉर्म नहीं होंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? लेकिन इसको ही टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला, मैं इन आउटर रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द चार्ज प्लेट्स कैंसल आउट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैंसल आउट होने के जगह पे सिंस बोथ द प्लेट्स हैव चार्ज्ड, ओके, बिटवीन देम, यानी P1 और P2 के बीच में हम लोग बोलेंगे इनर साइड पे क्या है, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस साइड पे नेगेटिव। तो जो मेन फील्ड रहेगा या जो ओवरऑल जो फील्ड का इफेक्ट रहेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। यस, यहां तक क्लियर है? और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ लो, पॉजिटिव चार्ज से जो कुछ लाइन्स है वो ऐसी निकलेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे इफेक्ट ऐसा होगा, ओके, कि जो लाइन्स रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ये आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के तरफ, ओके, लाइन्स क्या रहती है, हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके। सी पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती है, नेगेटिव की तरफ क्या होती है, एंड होती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये लाइन्स और ये लाइन्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन बेस्ट जो मैंने आपको लॉजिक बोला है, अब वो ध्यान में रखो, ओके। पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट विल बी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। यहां तक क्लियर है? ओके। अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ओके, हम लोग बोलेंगे फॉर प्लेट 1 जो सिग्मा रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इट विल बी, यू कैन से प्लस क्यू अपॉन ए। ये क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड सेम विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर प्लेट P2 ऑल्सो। P2 के लिए भी जो रहेगा तो इट विल बी क्यू अपॉन है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं नेगेटिव साइन इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो प्लेट P2 है उस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब एट अ पॉइंट, ओके, लेट अस से ये पॉइंट P कंसीडर किया, ये पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया हुआ है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट या लार्ज शीट। तो ये आपका, यस, ये आपका डेरिवेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, ओके। अगर आपको ये डेरिवेशन याद होगा जो हम लोगों ने लिया था, शायद लेक्चर सेकंड या थर्ड में लिया था, उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है दैट इज व्हाट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब ये आपको ध्यान में रखना है कि यही हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो एट पॉइंट पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, वो प्लेट P1 की वजह से जो रहेगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, एज्यूमिंग जो प्लेट P1 एंड P2 है उसके बीच में एयर है या फिर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और जो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो आपको आएगा प्लस क्यू अपॉन ए, ओके, इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है। और यहाँ पे जो प्लेट P2 है उससे जो आपका E2 का वैल्यू रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, इसको मैं सिग्मा डैश बोल देता हूँ, इट विल बी सिग्मा डैश अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ओके, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस क्यू अपॉन ट्वाइस, ओके, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो माइनस क्यू अपॉन ए इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वेक्टर लॉजिक लगाओगे, ओके, तो वेक्टर ई विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, E1, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का है और जो E2 का है, ओके, तो ये लिटरली एडअप हो जाएंगे, ओके, यस। तो यहाँ पे अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूंगा तो दैट विल बी ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी सिर्फ अगर मैंने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया तो रहेगा ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट। और ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक कंबाइंड इफेक्ट है, एडअप होके। क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, ये जो प्लेट P1 से रहेगा वो कहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स प्लेट P2, यानी वो जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो टुवर्ड्स P2 जा रहे हैं। और P2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, तो P2 पे नेगेटिव चार्ज है पूरा, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा वो भी कैसा रहेगा, वो लाइंस ऑफ फोर्स वो खुद के तरफ खींचेगा, यानी उसके तरफ एंड हो गया। तो बोलने का मतलब क्या है, दोनों जो फील्ड्स है वो लिटरली क्या होने वाले हैं, एडअप होने वाले हैं। तो वो हो जाएगा आपका, ओके, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे आपको ये साइन नहीं लेने, ओके, वरना आप अगर साइन लोगे, ओके, तो फिर आपको यहाँ पे E1 माइनस E2 इस तरह से दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ये साइन कंसिडर किया तो फिर वो जीरो आ जाएगा, लेकिन रियल में फील्ड बीच में जीरो नहीं होता है। यहाँ पे जो दोनों का फील्ड है वो क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। क्यों? तो पॉइंट पी पे अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे प्लस क्यू, अगर आप यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो देखो ये दोनों जो फील्ड है ना वो एक दूसरे को मदद करेंगे। कैसे, मैं ये प्रूव करके बता सकता हूँ। ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड रहेगा प्लेट P1 का, वो ये प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जो P2 का जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक रिपेल कर रहा है, दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या होने वाला है, एडअप होने वाला है। ये आपको आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ फिलहाल मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। मैं बोलूंगा कि ओवरऑल जो ई का वैल्यू है, चाहिए तो यहाँ पे आप वेक्टर साइन निकाल भी सकते हो, ओके, तो दिस ई विल बी इक्वल टू वॉट, ओके, ये हाफ प्लस हाफ ये वन हो जाएगा और आपको मिलेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट पी है, हम लोग बोलेंगे देखो प्लेट P1 एंड प्लेट P2 जो है ना दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज, बहुत ही कम स्पेस है इनके बीच में, ओके। तो पॉइंट पी को आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि दिस पॉइंट पी, ओके, कैन बी हियर ऑल्सो। क्यों? तो मैं बोल रहा हूं कि P1 एंड P2 के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, पॉइंट पी को आप यहां पे कंसिडर करो या ऑन प्लेट P2 कंसिडर करो, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। तो अगर मैं P1 एंड P2 के बीच में का डिस्टेंस कंसिडर करूं T, ठीक है, तो इनके बीच में डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है, ओके। एंड वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसका एक और डेफिनेशन है विच इज नथिंग बट V अपॉन D, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट या प्लेट P1 एंड P2, ओके, अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो E इज इक्वल टू मॉड V अपॉन D। यहाँ पे भी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। आप बोलोगे सर वो E का तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था माइनस dV अपॉन dx, ओके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 एंड P2 डायरेक्टली डिफरेंस dV, उसका वैल्यू मैंने V पकड़ा है,
और जो दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है, डी। अगेन जो dx का वैल्यू है वो हम लोगों ने डी लिया हुआ है और dv का वैल्यू v लिया है। अभी आपको आ रहा है समझ में? तो e का वैल्यू क्या हो गया, v अपॉन डी। अब इन दोनों को इक्वेट किया तो आपको मिलेगा ओके q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन डी। ओके, इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा q अपॉन v विल बी इक्वल टू व्हाट, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बट बाय डेफिनेशन q अपॉन v क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज कैपेसिटेंस। ओके, चार्ज ओके हेल्ड पर यूनिट पोटेंशियल बाय द कंडक्टर या बाय द कैपेसिटर। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आई होप ये आपको आया समझ में। ओके, अब टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में कहाँ पे था वो डेरिवेशन, डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर्स। ओके, हाँ ये आ गया अपना डेरिवेशन। ओके, तो यहाँ पे वही बोला हुआ है, in the inner region between the two capacitor plates the electric field due to the two charge plate add up and the net field is given by E is equal to Q upon A epsilon naught. Also E is equal to what, E is equal to V upon D, therefore V is equal to what, E into D। और ये दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन किया तो आपको मिला V is equal to Q upon A epsilon naught into D। ओके, यानी सेम ही किया है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। एंड फाइनली उससे आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी गिवन बाय ओके C which is equal to Q upon V which is Q upon QD upon A epsilon naught which is nothing but equal to A epsilon naught by D। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये जो लेवेंडर बॉक्स में दिया हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेस दिए हुए हैं जो आपको लर्न करना है। इसका मतलब क्या, if there are n parallel plates okay then there will be n minus 1 capacitors, hence the total capacitance will be equal to what, n minus 1 into a epsilon naught upon d। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये पार्ट को हम लोग क्लियर कर देंगे, आई होप ये आपको समझा है। ठीक है, इमेजिन करो ऐसे n प्लेट्स हैं अरेंज किए हुए हम लोगों ने। ओके, यस ये आपका प्लेट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इनके बीच में कैपेसिटर्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है 1 एंड 2 का, ये आपको पहला कैपेसिटर देगा, 2 एंड 3 का दूसरा देगा, 3 एंड 4 का तीसरा देगा, 4 एंड 5 का चौथा देगा। तो जब 5 प्लेट्स हैं तो आपको कैपेसिटर्स कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। यानी अगर n प्लेट्स रहेगी तो आपको कितने कैपेसिटर्स मिलेंगे, n-1 कैपेसिटर्स। और इसलिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ विच इज n-1 इंटू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, एज्यूमिंग कि जो कैपेसिटर्स फॉर्म हो गए बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ओके उनका आइडेंटिकल वैल्यू रहेगा। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद फॉर अ स्पेरिकल कैपेसिटर consisting of two concentric spherical conducting shells with inner and outer radii as A and B respectively, the capacitance C is given by C is equal to 4 pi epsilon naught okay bracket AB upon B minus A। ये मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिया था। ओके, ये कुछ इस तरह से है कि एक स्पेरिकल हॉलो से या स्पेरिकल हॉलो सरफेस है या एक स्पीयर है, उसको सराउंडिंग क्या है, एक दूसरा हॉलो स्पीयर है। जो अंदर का स्पीयर है उसका रेडियस a है और बाहर का जो स्पीयर है उसका रेडियस b है। अब यहाँ पे ये मेटल स्पीयर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बाहर का स्पीयर है जिसका रेडियस b है उसके ऊपर इस तरह से चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ओके, और यहाँ पे जो आउटर साइड है उसको आप इस तरह से अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये आपको बाय हार्ट करना है विच इज कैपिटल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट AB अपॉन B माइनस A। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद बताया था। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर या सिलिंड्रिकल शेल्स विद रेडियाई ऑफ
inner and outer cylinder as A and B, okay, and length L, the capacitance C is given by 2 pi epsilon naught into L upon log, okay, to the base E B upon A, ठीक है। ये फॉर्मूलेस आप लोगों ने क्या करना है अभी फिलहाल, सिर्फ इसका आपको कोई डेरिवेशन नहीं है, आपने इसको क्या करना है बाय हार्ट करना है, ठीक है। यस, स्पेशली बोर्ड्स एंड सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको इसके डेरिवेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स बिटवीन द प्लेट्स, ओके। तो हम लोगों को पता है कि अगर प्लेट P1 एंड P2 जिसके बीच में डिस्टेंस T है और उसके बीच में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें वैक्यूम है, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर प्रेजेंट भी है तो एयर प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो कैपेसिटेंस है ये अभी हम लोगों ने डिराइव किया, इट इज गिवन बाय व्हाट, अ फॉर्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन इसको उन्होंने C नॉट बोल दिया या C0 बोल दिया, ठीक है, ये क्लियर है। अब डायग्राम दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, D काफी ज्यादा दिखाया हुआ है, लेकिन रियल में हम लोग बोलते हैं जब डाइलेक्ट्रिक भी रहता है तो D का वैल्यू क्या रहता है, काफी कम रहता है, ओके। ये डायग्राम आपको क्लियर हो, अच्छे से समझे, इसलिए उन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है। अब ये डायग्राम जो है तो उसमें प्लेट P1 एंड प्लेट P2 दे आर एट डिस्टेंस D, उसके बीच में उन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी क्या, तो एक यू कैन से अ थिन स्लैब जिसका थिकनेस क्या है T, इट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट P1 एंड प्लेट P2 सच दैट जो प्लेट का एरिया रहेगा वही डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी एरिया रहेगा। यानी लेट अस से ये आपका प्लेट P1 है और ये आपका प्लेट P2 है, जो आप डाइलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच में इंसर्ट करोगे उसका भी जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा एज फॉर द प्लेट P1 एंड P2, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहली बात है। अभी आप लोगों को ये पता है कि whenever we induce a dielectric, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे डाइलेक्ट्रिक एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, ओके, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली EP। EP इज व्हाट, EP इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जो ओरिजिनल फील्ड है वो आपको ये एरो से दिख रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग EO बोलेंगे, और जो EP है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लेट EO बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके। Then the potential difference between the plates is given by V naught is equal to E naught into D. E naught which is equal to sigma upon epsilon naught, okay, which is equal to Q upon A epsilon naught. ये हम लोग ने डिस्कस किया था। अब ये जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी on the plates, let a dielectric slab of thickness T such that T is less than D. Of course T का वैल्यू D से कम ही रहेगा, तभी तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। ये आपको आ रहा है समझ में। We introduce between the plates of the capacitor the field EO polarizes the dielectric inducing a charge minus QP, okay, on the left side and plus QP on the right side of dielectric as shown in the figure, ठीक है। चलिए तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। एकदम सिंपल है कि जब आपने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो ये जो पॉजिटिव क्यू है उसने यहाँ पे माइनस क्यू क्या कर लिया, एक तरह से इंड्यूस कर लिया ऑन द डाइलेक्ट्रिक। एक साइड पे माइनस क्यू हो गया और एक साइड पे प्लस क्यू हो गया, और प्लस क्यू से या सॉरी प्लस क्यूपी से माइनस क्यूपी जो इंड्यूस हुआ है चार्ज, ओके, जिसको पोलराइज्ड चार्ज या फिर चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, माइनस क्यूपी एंड प्लस क्यूपी, तो वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे फ्रॉम प्लस क्यूपी टू माइनस क्यूपी। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, जिसको हम लोगों ने EP दिखाया हुआ है। सो इन सच केस वी से these induced charges set up a field EP inside the dielectric in the opposite direction of E naught, यानी original field. The induced field is given by EP is equal to what? अच्छा भाई, जैसे E naught हम लोगों ने क्या बोला, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमको ये पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, यानी वो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो
यहाँ पे जब मैं ईपी की बात करूंगा तो सिग्मा के जगह पे क्या आएगा, सिग्मा पी। तो सिग्मा पी क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन जो क्रिएट हुई है ऑन द डाइलेक्ट्रिक, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? आई होप ये क्लियर है। ओके, देखो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके जो एरिया के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी उसको हम लोग सिग्मा पी बोलेंगे। ओके, यस, सो बाय दैट लॉजिक विल से ओके ईपी विल बी इक्वल टू व्हाट, तो जैसे ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ईपी क्या रहेगा, इट विल बी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी क्या, इट इज क्यूपी अपॉन ए, तो वो हो जाएगा क्यूपी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां तक क्लियर है? आई होप आपको ये डेरिवेशन यहां तक समझा है, क्योंकि इसका हर एक स्टेप क्या इंपॉर्टेंट है। एक भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया ओके तो आपको पूरा डेरिवेशन आगे का नहीं समझे। तो आप जब इसको लिखोगे भी, जब मैं आपको ये डेरिवेशन, आप जब इसकी वीडियो देखोगे, मेक श्योर आप एक एक पॉइंट क्या कर रहे हो अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो। नाउ विल से द नेट फील्ड E इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू E नॉट माइनस EP। डायरेक्टली एक दूसरे को वो क्या करेंगे, ओके जो E नॉट है वो लेफ्ट टू राइट है और जो EP है वो राइट टू लेफ्ट है। दोनों आप ऐसे बोल सकते हैं अपोजिट वेक्टर्स हैं, अपोजिट या फिर उनके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है डेफिनेटली। जो ओरिजिनल फील्ड है उसका वैल्यू ज्यादा ही है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन EP। तो जो नेट फील्ड रहेगा दैट विल बी व्हाट, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। बट हम लोगों को ये भी पता है कि E विच इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, E नॉट अपॉन K। अभी आप बोलोगे ये कैसे आया, तो एकदम सिंपल है, हम लोगों ने ओके ये बेसिक एक डेरिवेशन या एक फॉर्मूला सीखा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ओके जब आजू बाजू का जो मीडियम रहता है ओके वी से इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इन जनरल बता रहा हूं मैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट विल बी व्हाट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग E नॉट बोल देते हैं। और अगर मैं E की बात करूंगा कि आजू बाजू का मीडियम जो है तो दैट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो एप्सिलॉन के जगह पे ओके यहाँ पे या एप्सिलॉन नॉट के जगह पे विल से सिंपली एप्सिलॉन आएगा and this will be Q upon R square. Now you can say okay this is 1/4 pi epsilon okay, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं E नॉट अपॉन E निकालूंगा तो ये सब कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या बाकी रहेगा ओके एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन ये ने हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ओके K, which is what हम लोग बोलते हैं दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ओके। और ओके एप्सिलॉन यानी क्या है, परमिटिविटी ओके, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। Ratio of permittivity of the medium to the permittivity of vacuum is called as K, which is dielectric constant or relative permittivity। ये क्लियर है ओके? आई होप ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आया। तो कैन वी से अगर इसको रीअरेंज किया वी गेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये इस तरह से फॉर्मूला आया हुआ है और ये सब केसेस के लिए क्या है, ट्रू है। इसलिए जो उन्होंने लिखा है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, E नॉट अपॉन K। ये आपको क्लियर है ओके? सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या बोलेंगे ओके अगर मैं ये फॉर्मूले को कंसीडर करूं सिर्फ इतना ओके दिस मच ओके, सिर्फ अगर मैं इतना कंसीडर करूं और इसको रीअरेंज करूं E नॉट माइनस EP विच इज इक्वल टू E विच इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K ओके, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या है ओके K का वैल्यू निकालना है ओके फाइन। तो K का वैल्यू आप कैसे कर सकते हो, K विल बी इक्वल टू व्हाट, K इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है? तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक का बेसिकली फॉर्मूला आ गया ओके। नाउ वेयर K इज अ कांस्टेंट कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E इज नथिंग बट इक्वल टू ओके E नॉट अपॉन K। तो E नॉट का वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K।
So you can say Q is nothing but equal to A into K into epsilon naught into E. Okay, let us say this is what equation 8.23. इसको आप लोगों ने क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। नाउ ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर, यानी अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह पे कोई मेटल का पीस रखा, ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी इनफाइनाइट। अब अगर उसका वैल्यू इनफाइनाइट है, ओके, तो आप बोलोगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, अगर आपने मेटल का स्लैब डाला तो के का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ई नॉट अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मेटल स्लैब डालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से पास नहीं होंगे। ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। एनीवे ये फॉर्मूला समझे आपको, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और Q इज इक्वल टू ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ओके। अब द फील्ड EP, ये अभी जो हम लोगों ने निकाला है वो E का निकाला है, ओके, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, यस। अब हम लोग बोलेंगे द फील्ड EP एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस T and E naught over the remaining distance D minus T between the capacitor plates. Hence the potential difference between the capacitor plates is given by what, V is equal to E naught into D minus T plus E into T. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू वॉट, ओके, E इंटू डी, या E इज वॉट, V अपॉन डी, ये पता है, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 एंड P2 निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं ये जो डायग्राम है ना इसको वापस जूम करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं, ओके। अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है और एकदम सिंपल लॉजिक है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके। जो प्लेट P1 एंड P2 के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, D, लेकिन उसमें अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस T कंसीडर करूं, यानी ये जो बीच का रीजन है T, उसमें आप क्या बोलोगे, सर E नॉट भी है और EP भी है, यानी सिर्फ T रीजन में E नॉट और EP दोनों है, और E नॉट और EP को जो इफेक्ट है, यानी E नॉट माइनस EP, E नॉट माइनस EP क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ओके, जो E नॉट माइनस EP है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द मिडल एरिया T और मिडल थिकनेस T, मिडल एरिया नहीं बोलना चाहिए, मिडल रीजन ऑफ थिकनेस T। मैं वापस बता रहा हूं, आपका टोटल जो गैप है वो D का है, उसमें जो मिडल का जो D है डाइलेक्ट्रिक, मिडल का जो सॉरी T है रीजन डाइलेक्ट्रिक का, वो जो T रीजन है उसमें ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है E नॉट, और जो पोलराइजेशन का फील्ड है EP वो भी है। तो E नॉट माइनस EP दैट इज इक्वल टू व्हाट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is actually present only in the small region T। ये क्लियर है। और अगर मैं बोलूंगा कि जो फिर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है वो एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये कर्सर की तरफ देखना है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो प्लेट P1 से ये एज तक है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये एज तक है, P1 से यहां तक, और ये एज से लेके P2। तो ये जो दो गैप्स बाकी है, देखो प्लेट में तो एक बड़ा गैप था उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, अभी ये जो दो छोटे छोटे गैप्स बाकी है, अगर ये दो छोटे छोटे गैप्स हैं, इसको मैंने ये गैप को x बोल दिया और इसको भी x बोल दिया, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ, ओके, यस, आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये जो है ये आपका D है, टोटल गैप, ये गैप को मैंने बोल दिया x और ये गैप को मैंने बोल दिया x, और ये जो थिकनेस है स्लैब का इसको बोल दिया T। कैन आई से
टी या x प्लस टी प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट डी। ये तो सिंपल मैंने डिस्टेंसेज ऐड कर दिए या जो लेंथ थे वो ऐड कर दिए, तो मुझे क्या मिल गया, टोटल गैप डी मिल गया। तो कैन आई से टी प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वॉट डी, बट टू एक्स इज इक्वल टू वॉट डी माइनस टी। अब टू एक्स क्या है, तो मैं बोलूंगा टू एक्स के पहले मैं एक्स की बात करता हूं। एक्स वो है जहां पे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और अगर मैं बोलूं कि जो टी है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसको मैं बोलूंगा ई। तो यदि जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं उसमें आपने पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान में रखना है जो टी रीजन है उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो दो एक्स रीजन है उसमें क्या है, ई नॉट है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ओवरऑल पोटेंशियल रहेगा P दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके। सबसे पहले मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता हूं, वो हो जाएगा E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू एक्स, अगेन E naught into x. You can say this is going to be E into t plus E naught into 2x. E naught into x into E plus E naught into x, वो 2 E naught into x हो जाएगा। 2 E naught into x को मैंने क्या लिख दिया है, ओके, E naught into 2x। बट 2x क्या है, 2x is nothing but d minus t। बस यही तो प्रूव करना था हमें, हो गया प्रूव। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा V दैट विल बी E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है। अब इसके आगे का डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में ही देखेंगे हम लोग। मैं इसका साइज वापस कम कर देता हूँ, ओके। ये अभी आपको स्टेप समझा है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ज्यादा क्लियर है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ओके। सी ई नॉट को वैसे ही रहने देंगे, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। कैन आई से ई इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन के। अभी आप बोलोगे सर ये रिलेशन कैसे, तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क करके रखा है, ई के दो वैल्यू है। ई का पहला वैल्यू क्या है, ई नॉट माइनस ई पी, और ई का एक और वैल्यू है, ये दोनों इक्वल वैल्यूज ही है। तो एक है ई नॉट माइनस ई पी, और जो दूसरा फॉर्म है वो है ई नॉट अपॉन के। तो वो जो ई नॉट अपॉन के है वो हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो दोनों टर्म है उसमें से ई नॉट कॉमन ले लिया, तो आपको क्या मिला, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बेसिकली ये जो ई नॉट है उसको हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और जो ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ओके। इसको मैं पूरा अच्छे से हाईलाइट कर लेता हूँ, यस। तो ये आपका हुआ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। Now V is equal to Q upon A epsilon naught bracket D minus T plus T upon K. So when I say capacitance C between the two parallel plates, it is nothing but the charge held by the plate P1 or by plate P2, उसका magnitude ले लेते हैं plus Q upon V, that is going to be plus Q upon V का वैल्यू क्या है, Q upon A epsilon naught bracket D minus T plus T upon K, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। इसमें से कॉमन Q एंड Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंड जो A एप्सिलॉन नॉट है जो डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में है, तो वो न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा, और आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, यस। तो ये आपका बेसिक इक्वेशन है, ओके। अब इसके अंदर कुछ केसेस हैं, वो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं, ओके। सो C इज इक्वल टू C is equal to, let us say इक्वेशन क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ओके। अब इसके अलग अलग केसेस हम लोग यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन पे देख लेंगे, ओके। पहला केस क्या बोला हुआ है, इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप द एंटायर स्पेस, यानी क्या है, T का वैल्यू इज इक्वल टू D, यानी केस वन क्या है, डाइलेक्ट्रिक fills
द स्पेस बिटवीन P1 एंड P2, यानी ये आपका P1 है, ये P2 है, दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, D। और आपने जो डाइलेक्ट्रिक फिल्ड किया है वो कंप्लीटली फिल कर दिया है इस तरह से। तो जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, ओके, दैट T विल बी इक्वल टू व्हाट, D। इफ T इज इक्वल टू D, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, और D इक्वल है तो D माइनस T क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0 प्लस T अपॉन K, दैट विल बिकम A एप्सिलॉन नॉट upon T by K, or you can say it is A epsilon naught into K upon T। लेकिन T का वैल्यू क्या है, T is actually equal to D, तो ये बन गया आपका A epsilon naught upon D into K, okay, or you can write it as A epsilon naught into K is nothing but epsilon, which is permittivity of the medium upon D। ठीक है, तो यही आपका पहला फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है। Okay, C is equal to A epsilon naught K upon D, which you can say is A epsilon naught upon D क्या है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये जो पार्ट है A epsilon naught, सिर्फ इतना, ये K को हम लोग निगलेक्ट कर लेंगे, ये पूरा हाईलाइट तो नहीं होता है, सिर्फ इतना ध्यान दो, ये A, ये एप्सिलॉन नॉट, ओके, और ये जो D है, ये A epsilon naught upon D क्या है, ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ओके, या फिर यहाँ पे बता देता हूँ मैं, दिस पार्ट is nothing but the original capacitance without any dielectric. So can I say C is equal to C naught into K? You can say K is nothing but equal to C upon C naught। ठीक है, वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सेकेंड वाला केस क्या है, if the capacitor is filled with n dielectric slabs, okay, of thickness T1, T2, so on Tn, तो ऐसे केस में ये जो अरेंजमेंट रहेगा, ओके, यस, ओके, दिस अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू n capacitors connected in series as shown in the figure, okay, उसका जो ओवरऑल फॉर्मूला आएगा दैट विल बी C is equal to A epsilon naught ब्रैकेट T1 upon K1 plus T2 upon K2 plus डॉट 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 Tn upon Kn। भैया आप बोलोगे सर ये हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो स्लैब है या जो गैप है P1 एंड P2 के बीच में, उसमें हम लोग अलग अलग डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे एक अलग डाइलेक्ट्रिक फिल किया, इधर अलग किया, ओके, इधर अलग किया, इधर अलग कर दिया, और इधर अलग कर दिया, तो इसको K1 बोल दिया, K2 बोल दिया, K3 बोल दिया, सो ऑन। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे एकदम सिंपल है, ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे C which is given by what, A epsilon naught, okay, upon D minus T plus T upon K, ओके, अब जो D माइनस T है तो D को वैसे ही रखेंगे, माइनस T के जगह पे मैं डाल दूंगा माइनस T1 माइनस T2, ओके, माइनस T3 डॉट 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 Tn प्लस, अभी आप बोलोगे सर ये जो D है, D क्या है, गैप बिटवीन P1 एंड P2, P1 एंड P2 के बीच में की गैप है, तो वो इक्वेशन चेंज नहीं होगा। सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो T था तो T वो अलग अलग थिकनेस में डिवाइडेड हो गया है, T1, T2, T3, तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया, T को माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 माइनस Tn, ओके, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ये यही फॉर्मूला से आ रहा है, जो ऊपर जो मेन फॉर्मूला लिखा है ना हम लोगों ने, T अपॉन K प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। यहाँ तक क्लियर है। अब भाई आपको ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो D है ना दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओके, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जितने भी टर्म है जब LHS पे आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 Tn इज इक्वल टू व्हाट, 0, यानी ये जो पूरा टर्म है, दिस एंटायर टर्म, ओके, ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। आपको समझा है, बचेगा क्या आपके पास, A epsilon naught, okay, upon T1 by K1 plus T2 upon K2 plus dot dot dot
टी एन अपॉन ए एन। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये इस तरह से फॉर्मूला आया है। मेन फॉर्मूले में हम लोगों ने ओके कंडीशंस सब्स्टिट्यूट किए, और मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल डायग्राम बताया था, उन लोगों ने वर्टिकल डायग्राम बनाया है। ओके, यानी जो थिकनेस डी है उसको उन्होंने T1 T2 T3 इस तरह से किया हुआ है। ये दिख रहा है आपको? ये सेकंड केस है। उसके बाद थर्ड केस है। ओके, थर्ड केस यानी क्या है? इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n capacitors in parallel with the plate areas A1 A2 AN। ओके, ऐसे केस में क्या होगा? अब ऐसे केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, एक केस अपना ये था, ये दो प्लेट्स हैं जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर रहे हैं लाइक दिस। ओके, यानी हर एक डाइलेक्ट्रिक के लिए जो ओवरऑल एरिया रहेगा वो सेम रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेट। इफ दिस इज P1 एंड दिस इज P2, ये पहला डाइलेक्ट्रिक है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, अलग अलग लेयर फिल किए हुए। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपको क्या दे रहा है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन दे रहा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? ये आपका P1 है, P2 है, आप ऐसे पट्टे नहीं डाल रहे हो, आप उसको ऐसे फिल कर रहे हो हॉरिजॉन्टली। तो ये जो पार्ट आ गया वो K1 का हो गया। तो ये जो K1 है डाइलेक्ट्रिक, उसका जो थिकनेस रहेगा वो भी क्या रहेगा? D रहेगा। बट वो जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ये इतने एरिया में आपने K1 फिल कर दिया लाइक दिस, ये जो एरिया रहेगा, ओके, K1 का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? अलग रहेगा, दैट विल बी व्हाट? A1। K2 का जो एरिया रहेगा दैट विल बी व्हाट? A2। और जो Kn का एरिया रहेगा दैट विल बी An, सच दैट A इज इक्वल टू व्हाट? A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 An। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ऐसे केस में आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ओके, दैट विल बी व्हाट? C इज इक्वल टू व्हाट? A एप्सिलॉन। ओके, यस। अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाते हैं तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो पहला वाला जो कैपेसिटर रहेगा, यानी अगर मैं सिर्फ इतने इसकी बात करूं, ये अपने आप में C1 बन जाएगा। मैं बोलूंगा C1 का फॉर्मूला रहेगा A1 एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू K1 अपॉन डी। C2 का फॉर्मूला रहेगा A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डी। Cn का जो रहेगा दैट विल बी An एप्सिलॉन नॉट An अपॉन डी। सबके लिए थिकनेस क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी सेम। T का वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? D। तो ऐसे इसमें जब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिटवीन टू पॉइंट्स n कैपेसिटर्स, C1, ये हो गया C2, C3, C4 और ये हो गया Cn, these capacitors are connected in parallel। तो ये कैपेसिटर्स जब पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो रहेगा दैट विल बी C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn। सब में से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे? ओके, तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ओके, एप्सिलॉन अपॉन डी कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा? A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डॉट 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 An Kn। अब सपोज ऐसे हो जाता है, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू डॉट 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 An, ओके, इज इक्वल टू A अपॉन N, यानी हर एक जो एरिया है वो इक्वली डिवाइड किया हुआ है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं हर एक जो एरिया रहेगा, ओके, सपोज A1 A2 A3 डॉट 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 An, ये सब इक्वल है। इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू An, ये सब इक्वल है। तो कहना है इसे, जो टोटल एरिया A था उसके n पार्ट्स हो गए, तो हर एक जो पार्ट रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा? A अपॉन n। और वही वैल्यू उन्होंने क्या किया है? ओके, यहां से A अपॉन n का वैल्यू कॉमन ले लिया है। ओके, ये देखो, जो A1 A2 डॉट 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 An जो है, ये जो यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है और इधर An है, सब जगह पे हम लोग A अपॉन n सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये ब्रैकेट के अंदर अगर सब जगह पे A1 A2 A3 के जगह पे मैंने A अपॉन n डाल दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ A अपॉन n एक तरह से क्या है? कॉमन आ जाएगा। तो वो A अपॉन n कॉमन आ गया और आपको क्या मिला है? ओके, यस। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला तो नहीं लिखा था, ओके, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये इस तरह से A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डॉट 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 An An। ओके, यहाँ पे A1 A2 An सब इक्वल है, तो इसलिए मैंने वो कॉमन ले लिया।
ओके, और हर किसी की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू ए अपॉन एन। मुझे फाइनल मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन डी इंटू ए अपॉन एन ब्रैकेट K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn। आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाओ। ओके, डेफिनेटली, और लेक्चर भी अच्छे से देखो, नहीं समझा वापस देखो, क्योंकि मैं ये एकदम स्लोली लेके जा रहा हूँ, ये लास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है काफी, ठीक है। और इसमें ये जो है ये आपका फाइनल फॉर्म है। ओके, ये क्लियर है। कौन से केस में, तो जब स्लैब के जो अलग अलग एरियाज है वो इक्वल है। ओके, A1 A2 A3 ये सबका वैल्यू क्या है, इक्वल है। ओके, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है जब भी। ओके, आपको बस ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ऊपर, ये फॉर्मूला भी आपने अगर ध्यान में रखा तो अलग अलग कंडीशन से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं। इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ के इन अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू इंफिनिटी, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अभी ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आया है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। तो वो डिस्कस करने के लिए हम लोग एक्चुअली इसका ओरिजिनल फॉर्मूला देखेंगे। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, तो वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ओके, प्लस टी अपॉन के। अब इसका मतलब क्या है, ये जो केस है ये आपका एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, और आपने यहाँ पे एक स्लैब इंसर्ट किया है, एक पैरेलल स्लैब जिसका एरिया प्लेट P1 एंड P2 के इक्वल है। मैं आपको वापस ये रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी प्लेट P1 है, ये हमारी प्लेट P2 है। P1 का जो एरिया है और P2 का जो एरिया है, ओके, वो क्या है, सेम है। और जो आप स्लैब इंसर्ट करने वाले हो उसका भी एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आप साइड व्यू देख रहे हो, जैसे आप आपके बुक्स को देखते हो ना, आपके बुक शेल्फ में आपने n नंबर ऑफ बुक्स अरेंज करके रखी होगी। ओके, तो वो आपको बुक्स के आपको एंड के ये दिखते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, ये समझ में आ रहा है, उस टाइप से हम लोग इसको साइड से देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो थिकनेस है टी, तो ये केस में हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली डी का वैल्यू इज व्हाट, इट इज ग्रेटर देन टी, डी माइनस टी इज नॉन जीरो। ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। इसमें एक और केस हो सकता है कि जो ये जो मटेरियल है P1 एंड P2 के बीच में जो आप फिल कर रहे हो वो आप कंप्लीटली फिल कर रहे हो, यानी पूरा जो गैप है ना वो आपने फिल कर दिया। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे सेकंड वाला केस जो आएगा दैट विल बी व्हाट, टी इक्वल टू टी। बट अभी हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हेन डी इज ग्रेटर देन टी, डी माइनस टी इज व्हाट, नॉन जीरो। तो सी क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी माइनस टी। आप बोलोगे सर टी अपॉन के क्या, मैं बोला के का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो टी अपॉन के क्या हो जाएगा, टी अपॉन इन्फिनिटी, टी अपॉन इन्फिनिटी विल बी जीरो। टी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, उसको अगर आप इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट विल बी व्हाट, जीरो। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो टी अपॉन के क्या हो गया, टी अपॉन इन्फिनिटी, एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो। तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट टी माइनस टी। अभी आप बोलोगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला है, सी नॉट इज इक्वल टू वॉट, ये रहे जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला ही नहीं या कोई भी पर्टिकुलर स्लैब डाला नहीं है, तो सी नॉट क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सो कैन वी से सी नॉट इंटू डी इज नथिंग बट इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये डी माइनस टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट इक्वल टू सी नॉट इंटू डी। ये आपको आ रहा है समझ में, एंड यू कैन से सी इज इक्वल टू सी नॉट, okay, into d upon d minus t. okay, now d upon d minus t, डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि जो d का वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन d माइनस टी। कॉमन सेंस है, कोई भी जो वैल्यू है उसमें से अगर आप कुछ कम करते हो तो उसका ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा, तो जो ओरिजिनल वैल्यू d है, ओके, यस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सिंपली d का वैल्यू इज व्हाट, इट इज ग्रेटर देन d माइनस टी। ओके, ये तो लॉजिकल है। सो d अपॉन d माइनस टी विल बी ग्रेटर देन व्हाट, 1। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं C इज इक्वल टू C नॉट इंटू अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, वेयर n इज व्हाट, यू कैन से n इज ग्रेटर देन 1। ऐसे केस में आप बोल सकते हो, ओके, C अपॉन C नॉट
is equal to n, which is greater than 1. Therefore c is greater than what? c naught. और यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. Okay? c is greater than c naught, and thus the capacitance increases by a factor. और ये जो फैक्टर है वो क्या है? d upon d minus t. ये फैक्टर है जिसको हम लोगों ने n बोला. ओके, सो जब आप वो पर्टिकुलर मेटल स्लैब इंसर्ट करते हो तो जो कैपेसिटेंस है वो ओवरऑल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ओके, और वो कितने फैक्टर से बढ़ता है? दैट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर n विच इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? d अपॉन d माइनस टी. आई होप आपको ये समझ में आया है. ठीक है, यस. सो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. वो हम लोग क्या करेंगे? अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, यस. आज के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ओके.